आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे मुकदमे की कहानी जानेंगे जिसने न केवल न्यायपालिका और संसद के बीच संबंधों को प्रभावित किया बल्कि भारत की आरक्षण व्यवस्था की दिशा भी बदल दी। यह कहानी है श्रीमती चंपकम दोरेराजन की। पहली नजर में यह साधारण मामला दिखाई देता है। एक छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला और उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लेकिन धीरे धीरे यह मामला केवल एक छात्रा की शिकायत नहीं रह गया। यह मामला भारतीय संविधान के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बीच संघर्ष का विषय बन गया। एक ओर थे मौलिक अधिकार और दूसरी ओर थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी संघर्ष ने भारतीय संविधान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। लेकिन भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। देश में गहरी सामाजिक असमानता मौजूद थी। जाति व्यवस्था ने समाज को कई स्तरों में बांट रखा था। शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक शक्ति पर कुछ समुदायों का प्रभाव अधिक था, जबकि अनेक समुदाय इस अवसरों से वंचित थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में यह स्थिति अधिक जटिल थी। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अधिक था। दूसरी ओर गैर ब्राह्मण समुदाय के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा। इसी पृष्ठभूमि में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ जिसे गैर ब्राह्मण आंदोलन कहा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान कराना था। उस समय यह तर्क दिया गया कि यदि केवल प्रतियोगी परीक्षाओं और अंकों के आधार पर चयन किया गया तो समाज के कमजोर वर्गों को कभी भी समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। इसी सोच के आधार पर समुदायों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित करने की नीति बनाई गई। इसे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर अर्थात कम्युनल GO कहा गया। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह कम्युनल GO क्या था। यह एक सरकारी आदेश था जिसके अंतर्गत मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई थीं। इस व्यवस्था में गैर ब्राह्मण हिंदुओं, ब्राह्मणों, मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस तथा अनुसूचित जातियों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई थीं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। लेकिन इसके विरोधियों का कहना था कि इस व्यवस्था में योग्यता की तुलना में जाति और समुदाय को अधिक महत्व दिया जा रहा है और यही विवाद आगे चलकर अदालत तक पहुंच गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद प्रत्येक सरकारी आदेशों को संविधान की कसौटी परखा जाने लगा। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक था। इसी समय यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या सरकार जाति और समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार कर सकती है। इसी प्रश्न ने एक ऐतिहासिक मुकदमे को जन्म दिया। श्रीमती चंपकम दोरेराजन मद्रास राज्य की निवासी थीं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया। उनके अंक अच्छे थे लेकिन समुदाय आधारित सीटों के बंटवारे के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। उनका मानना था कि यदि केवल योग्यता के आधार पर चयन किया जाता तो उन्हें प्रवेश मिल जाता। इसके बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उसी समय CR श्रीनिवासन नामक एक अन्य याचिकाकर्ता ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित एक अलग याचिका दायर की। इन दोनों मामलों ने मिलकर एक बड़े संवैधानिक विवाद का रूप ले लिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार की नीति संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से 2 अनुच्छेदों का उल्लेख किया। अनुच्छेद 15(1) इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता था। और अनुच्छेद 29(2) इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने प्रवेश का आधार योग्यता के बजाय समुदाय को बना दिया है और यह संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। मद्रास सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं था। सरकार ने यह तर्क दिया कि यदि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष अवसर नहीं दिए गए तो सामाजिक समानता स्थापित करना असंभव हो जाएगा। सरकार ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया, विशेष रूप से अनुच्छेद 46 का। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। सरकार का यह कहना था कि कम्युनल GO इसी उद्देश्य से बनाया गया था। मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और अंततः याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद राज्य को अपने सभी कार्य संविधान के अनुरूप करने होंगे। इसके बाद मद्रास सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया। अब पूरा देश इस मामले की ओर देखने लगा था। सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यदि मौलिक अधिकार
अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव हो जाए तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? क्या सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? क्या समानता का अर्थ केवल समान व्यवहार करना है, या फिर समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त सहायता देना भी समानता का ही एक रूप है? इन प्रश्नों ने इन मामलों को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान का भाग 3 नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिसकी रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दोनों के बीच टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी आधार पर कम्युनल जियो को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस निर्णय के बाद देश भर में व्यापक चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों का कहना था कि यदि यह निर्णय लागू रहा तो सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगी। इसी कारण संसद ने संविधान में पहला संशोधन करने का निर्णय लिया। सन 1951 में पहला संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ा गया। इस नए प्रावधान के अंतर्गत सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस निर्णय का प्रभाव केवल वर्ष 1951 तक सीमित नहीं था। आने वाले दशकों में मंडल आयोग, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में भी इस निर्णय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस फैसले ने भारतीय न्यायपालिका को यह अधिकार दिया कि वह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संसद और सरकार के सभी निर्णय संविधान के अधीन होंगे। आज जब हम इस मामले को देखते हैं तो यह केवल एक मुकदमा नहीं लगता, यह भारत के लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान के विकास की कहानी प्रतीत होती है। यह कहानी हमें बताती है कि संविधान केवल कानून का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ स्वयं को बदलता और विकसित करता रहता है। और शायद यही कारण है कि चंपकम दौराराजन बनाम मद्रास राज्य का यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में गिना जाता है। अगर आपको इस वीडियो की ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें 40 वीडियो बनाने वाले हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है।